प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि सोचना शुरू कर देते हैं ना, ये होगा, वैसा होगा। अगर एक लाइन में कोई पूछे इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का। एक लाइन में अगर एक वर्ड में कोई आंसर दे तो ये क्या है? मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। भाई ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी वहीं अराइज होती है जहां अनसर्टेनिटी होती है। तो एक लाइन में अगर मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं, अगर मैं अपनी एक लाइन में कहूं तो प्रोबेबिलिटी इज द मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज। एक लाइन में कैसे निकालना है? बस बहुत ही ध्यान से आप कुछ चीजें सुन लेना ढंग से। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कोई भी आपको हम क्वेश्चन दे, उसमें दो चीज जरूर देखो, दो चीज पर पूरा फोकस रखो। एक, वो एक्सपेरिमेंट, उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है। दूसरा, आपको क्या चाहिए। इन दो चीजों पर आप ध्यान दो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपको उसे पढ़ते ही आपके माइंड में सबसे पहले ही आना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, और उस होने में टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो रहे हैं, और मुझे क्या निकालना है। कुछ कंडीशंस हैं, वो बता दूंगा मैं। कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है, कोई बहुत बड़ी, जैसे हम पीछे यहां कैलकुलेशन कर रहे थे। ऑब्वियसली भाई न्यूमेरिकल में तो कैलकुलेशन होगी, यहां कोई कैलकुलेशन नहीं है, एक एक लाइन में आंसर आ जाते हैं। बस आपको एक चीज सीखनी है कि हाउ टू डिफाइन द इवेंट्स। जो प्रॉब्लम आपको मिली है, उस प्रॉब्लम को आपने इवेंट्स में रिड्यूस करना है। वहीं बैठे बैठे नहीं सोचना, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनानी है। जहां मैथमेटिकल फॉर्म बनी, 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। उसके बाद एक 10% जो फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे यहां, वो देख लेंगे। सबसे आपका प्राइम फोकस यही होना चाहिए, प्रॉब्लम को पढ़ लो 2 बार, पढ़ते ही नहीं भाई कुछ हार्ड नहीं है, मैं बता रहा हूं कुछ हार्ड नहीं है। प्रोबेबिलिटी बेहद आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। बस आप पूरी तरह फिजिकली और मेंटली आप एक बार सुन लीजिए। आज जब आप जाएंगे यहां से तो कुछ चीजें आपको इतनी क्लियर हो जाएंगी कि हाँ, बस एक चीज ध्यान है कि क्वेश्चन देखते ही सोचना शुरू नहीं करना, उसके मैथमेटिकल फॉर्म बनाने की कोशिश करनी। और मैथमेटिकल फॉर्म जब बनी, दुनिया के हर मॉडल क्या होते हैं, आपके यहां इंजीनियरिंग में इतनी बड़ी बड़ी मशीन है, जब तक मैथमेटिकल एक मॉडल नहीं बनता, जब तक कुछ नहीं है। और मॉडल बनते ही सब चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। ये पैरामीटर बदल दो, वो बदल दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट जब उसका मैथमेटिकल मॉडल बन जाता है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। देखो, जनरली 2 तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक और एक रैंडम। तो ऑब्वियसली डिटर्मिनिस्टिक तो हम यहां डिस्कस कर। डिटर्मिनिस्टिक मतलब जिस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपको ऑलरेडी क्लियर हो। ठीक, ये मेरे हाथ में पेन है, मैंने अपनी पॉकेट में डाला और मैं आपसे कह रहा हूं, पूछ रहा हूं कि बताइए, मैं अपने हाथ में, अपने पॉकेट में हाथ डालूंगा तो एक ग्रीन पेन निकले। भाई ऑब्वियसली बात है यार, आपने ग्रीन पेन डाला तो वही निकलेगा, और कोई था ही नहीं। ठीक है नहीं। एक बैग में कुछ व्हाइट कलर की सारी बॉल है, सब व्हाइट कलर की, आप उसमें हाथ डाल ले और ये कह रहे बताइए व्हाइट कलर की बॉल निकलेगी। भाई ऑब्वियसली नॉनसेंस की बात है, भाई व्हाइट ही कलर की तो व्हाइट ही निकलेगी। और कोई, ये होते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, इन्हें तो हम डिस्ट्रिक्ट यहां करते नहीं, इनका तो हमें यहां को मतलब है। ठीक है, हम बात करते हैं रैंडम की। जब एक्सपेरिमेंट रैंडम हो, मतलब जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, 2 चीजों पर ध्यान देना, उसके सेवरल पॉसिबल आइडेंटिकल आउटकम्स, एक जैसे आउटकम्स। ठीक है, जैसे हमने कहा टॉसिंग अ कॉइन, तो ऑब्वियसली क्या आप ये तो नहीं कह सकते, ये तो आपको पता है क्या क्या आएगा, ये तो आपको पता है। भाई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा, ये तो मुझे पता है कि ये 10 चीजें आएंगी, 20 चीजें आएंगी, लेकिन 10 में से कौन आएगा ये मुझे नहीं पता। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट जब होता है तभी प्रोबेबिलिटी की बात आती है। तो यहां तो कोई चांस है नहीं, यहां से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है।
तो जिस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट नोन एज द ट्रायल। कुछ वर्ड बार बार यूज होंगे, कुछ वर्ड यहां बार बार यूज होंगे। ट्रायल, ट्रायल मतलब टॉसिंग ए कॉइन, बस दिस इज द ट्रायल। अभी मैं आउटकम्स की बात नहीं कर रहा हूं। टॉसिंग ए कॉइन यानी कि परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ट्रायल। उसके बाद जब ट्रायल परफॉर्म हो गया, उसके बाद जो रिजल्ट आया, जो रिजल्ट्स आए हैं, दीज आर द, कितने रिजल्ट्स आए, वो सब होती है इवेंट्स। जितने रिजल्ट्स आएंगे, पॉसिबल आउटकम जितने रिजल्ट्स आएंगे, वो सब होती है इवेंट्स। और पूरा खेल इवेंट का है। अगर इवेंट को आप सही से डिफाइन कर दें, कुछ नहीं बचेगा। तो वन बाय वन करके हम कुछ इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। उस इवेंट्स के बाद फिर हम देखेंगे, उन इवेंट्स को ही अलग अलग करेंगे, उन इवेंट्स में ही सारी चीजें करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन तक सब इवेंट का खेल है। तो वन बाय वन हम इवेंट को स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं परफॉर्मिंग an experiment known as trial। ठीक है नहीं? आउटकम्स या रिजल्ट्स ऑफ द ट्रायल, ये होती है इवेंट्स। ठीक है? सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट या ट्रायल। जैसे टॉसिंग ए कॉइन। कैसे लिखते हैं देखो एक्सपेरिमेंट को? सैंपल स्पेस को स्टैंडर्ड डिनोट करते हैं इससे, S इज इक्वल टू, जैसे सेट थ्योरी में एलिमेंट लिखते हैं वही चीज है, इस ब्रैकेट में अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट। जैसे टॉसिंग ए कॉइन, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड और कोमा से अलग करेंगे टेल। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके सैंपल स्पेस में आनी चाहिए। जितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट के, वो सारे एलिमेंट जो होते हैं सैंपल स्पेस में होते हैं। थ्रोइंग अ डाई, डाई जानते हैं सब? डाई जानते हैं? क्यूब, ठीक है। क्या क्या सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 और 6। थ्रोइंग डाई। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इस तरह से आपने लिखना है, जिस तरह सैंपल स्पेस। अगर मैं कहूं टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, देखो कुछ चीजें यहां ध्यान रखनी है आपने। टॉसिंग 2 coins together, or tossing 1 coin 2 times। इन दोनों का मतलब एक ही है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन दोनों का मतलब एक ही है। 2 कॉइन को एक साथ फेंक दो या एक को 2 बार फेंको, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड, हेड आ सकता है, फर्स्ट पर हेड, सेकंड पर हेड, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल। ठीक है, ये सैंपल स्पेस है, इन्हें सैंपल पॉइंट बोलते हैं। ये सब क्या है? सैंपल पॉइंट होते हैं, क्योंकि आगे कई बार वो इस चीज का जिक्र करेगा कई क्वेश्चन में, सैंपल पॉइंट्स।
तो सैंपल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब सैंपल पॉइंट होते हैं। अगर मैं कहूं 3 कॉइन्स टुगेदर तो क्या बनेगा स्पेस, बताइए जरा। टॉसिंग 3 कॉइन्स टुगेदर, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे। देखो यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगी इससे, एक कॉइन पर टोटल नंबर, जब वन टाइम उसे आप थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2, हेड और टेल। उसे कितनी बार रिपीट कर रहे हैं? तो 2 की पावर उतने टाइम लिख दो। तो सबसे पहले तो ये माइंड में आ जाए कि कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे। कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 4, क्योंकि 2 कॉइन है, एक कॉइन के आइडेंटिकल 2 हैं, 2 टाइम्स आप रिपीट कर रहे हैं तो 4। अगर 3 टाइम्स की बात करो तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली देखो तीनों पर एच एच हो सकता है, एच एच ये हो सकता है, एच एच हो सकता है, एच एच हो सकता है, और देखो क्या बचता है, ठीक है, ठीक है, और एच टी टी चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपने बताया मुझे अगर 3 टाइम्स आप 1 कॉइन 3 टाइम्स या 3 कॉइन्स 1 टाइम, तो 8 आएंगे। ये सैंपल पॉइंट बनाना आपको आना चाहिए, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो आना चाहिए। अब चलते हैं इनके इवेंट्स की बात करें। ये सब इवेंट्स हो गए, ये सब इवेंट्स हो गए। ये इवेंट एक साथ नहीं पॉसिबल है। आप क्या समझ रहे हैं सब एक साथ होंगे? इनमें से कोई एक ही तो होगी, सब एक साथ तो, हाँ, लेकिन जो जो हो सकती है वो सब मैंने यहां लिख दिया। अब चलिए आगे चलिए। सबसे पहला आता है एडजस्टिव इवेंट्स, या अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं टोटल इवेंट। तो एक लाइन में से क्या लिख दूं? टोटल सैंपल पॉइंट्स। एडजस्टिव इवेंट्स का मतलब है परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट काउंट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या इसमें लिख देते हैं एक लाइन में टोटल सैंपल पॉइंट्स, या ऐसे लिख देते हैं एन एस। कहां रिपीट हुआ बताइए? ये वाला, ठीक, ये एच टी टी है, दिस वन नहीं भाई, रिपीट वाला तो एक ही है, रिपीट वाला तो कोई मतलब नहीं। अगर मैं 2 बार एच एच लिख दूं उसका कोई मीनिंग नहीं। सेट थ्योरी में इस चीज का मीनिंग है ही नहीं। हाँ, ना 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 ना, ये आप गलत बोल रहे, ऐसे ना ना, ये नहीं, फिर तो एक ही आएगी फिर तो एक ही आएगी भाई। आप 3 कॉइन में देखेंगे ना, फर्स्ट कॉइन में क्या हेड, सेकंड पे टेल, थर्ड पे टेल, ठीक है, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, ये तो अलग डिफरेंट होगी। फिर आगे मुझे फाइंड आउट करेगा, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ हेड ऑन फर्स्ट कॉइन। अगर ये बात नहीं होगी तो फिर तो खत्म होगी सारी बात भाई। आगे मैं ये भी तो पूछूंगा आपसे कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ हेड ऑन फर्स्ट टेल, तो फिर कैसे करेक्टराइज करोगे आप? वो नहीं, ठीक है। तो एडजस्टिव इवेंट क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ एन से काउंट कर लेंगे, इसका मतलब है एन ऑफ एस, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर? देख लेना बुक में सब लिखा है, मैं ज्यादा लिखने के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं। मेरा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आपको करा दूं, अलग अलग टाइप के जितने एग्जाम्पल पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। आपके मैथ्स में तो आता ही आता है, आपके एप्टीट्यूड में भी पूछा जाता है।
उसके बाद आता है आपका, अभी हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे, अभी सिंपल एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है, उस परफॉर्म में जो जो हो रहा है उसे देख रहे हैं बस, अभी कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, फेवरेबल इवेंट। देखो फेवरेबल इवेंट कौन सी होती है? मैंने कहा कि थ्रोइंग ए डाई, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवन नंबर। ठीक है, तो जब आपने डाई को थ्रो किया तो सबसे पहला काम टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। आगे सैंपल पॉइंट कितना बनेगा? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 6, क्लियर। उसके बाद आपने पूरा फोकस करना फेवरेबल इवेंट्स पर। फेवरेबल इवेंट क्या है आपकी? इवन नंबर ऑन द डाई। अब आपने ये ढूंढना है पूरे सैंपल स्पेस में। देखो सैंपल स्पेस से बाहर कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने सबसे पहले सैंपल स्पेस बताया है, उसके बाद टोटल एडजस्टिव इवेंट्स बताई हैं, उसके बाद सारी कैलकुलेशन होगी। सैंपल स्पेस के बाहर बिल्कुल नहीं जाना। फेवरेबल इवेंट क्या होगा? ऑब्वियसली सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। भाई ऐसा तो नहीं फेवरेबल इवेंट सैंपल स्पेस से ज्यादा हो जाएंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरा केस क्या होगा आपका? टोटल नंबर ऑफ केसेस इन फेवर ऑफ योर इवेंट। योर इवेंट जो आप चाहते हैं, आप चाहते हैं इवन नंबर, आप चाहते हैं ऑड नंबर, मैं चाहता हूं मल्टीपल ऑफ 3 या कुछ और। ठीक है नहीं? तो ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ केसेस इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर इवेंट दैट मान लेते हैं ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग अ डाई, तो सैंपल स्पेस क्या बना? 1, 2, 3, 4 और 6। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां n ऑफ s इज इक्वल टू 6। फाइंड इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स। इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स को मैंने डिनोट कर दिया ए से, सपोज करते हैं ए डिनोट्स द इवन नंबर ऑन द डाई। तो ए का केस क्या बनेगा? ए का केस क्या बनेगा? ऑब्वियसली इवन नंबर दिस वन, इवन नंबर दिस वन और इवन दिस वन, 2, 4 और 6। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कितने हैं केसेस है, कितने इवेंट्स आई हैं? एन ऑफ ए कितना बना है? 3। तो एग्जिस्टिव केसेस कितने थे? 6। फेवरेबल केसेस इन फेवर ऑफ इवेंट ए, ये बताना पड़ेगा बार बार। जनरल सेंटेंस पास नहीं कर सकते कि फेवरेबल केसेस ये है। फेवर इन फेवर ऑफ कितने? नंबर ऑफ केसेस इन फेवर ऑफ इवन नंबर्स ऑन द डाई कितने हो सकते हैं? 3। तो ये फेवरेबल, जो भी आपको चाहिए वो फेवरेबल। अब मैं कहता हूं कि आप 52 कार्ड्स होते हैं, सब जानते हैं। कितनी कैटेगरी होती है? कलर्स कितने होते हैं? कलर्स 2। और टाइप कितने होते हैं? 4। ठीक है, सब जानते हैं क्या? वो तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट तो सब जानता है नहीं? ये तो मैं पूछना ही बेवकूफी है और जानना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अगर मैं कहता हूं कि ड्राइंग 1 कार्ड, देखो यही क्वेश्चन आएंगे इसमें लिखने के लिए, यही क्वेश्चन है ड्राइंग 1 कार्ड रेंडमली। तो सबसे पहला काम तो मुझे उसकी फेवर इवेंट सुनना भी नहीं है, मुझे ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे। 52 कार्ड्स होते हैं, एक आपने ड्रॉ करना है, एक का कॉम्बिनेशन बनाना है 52 से। थोड़ा सा यहां नॉलेज होनी चाहिए कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन की। तो एक कार्ड का कॉम्बिनेशन लेना है आउट ऑफ 52, तो ऑब्वियसली कितने केसेस बनेंगे? 52C1। वो अलग बात है कि वो 52 ही आएंगे। ठीक है, अब हम आगे पूछते हैं, हाँ भाई अब बताओ क्या कह रहे हो आगे। उसने कहा कि वो इक्का हो, किस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए? वो इक्का हो। तो भाई इक्के कितने होते हैं? 4। तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे? 4। प्रोबेबिलिटी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तो मैं कहता इवेंट क्या हुई मेरी? माई फेवरेबल इवेंट इज, है नहीं, नंबर ऑफ केसेस इन फेवर ऑफ इक्का, इफ इन फेवर ऑफ एसेस कितने? 4। तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे? 4।
आगे क्या करना है वो फिर बाद में देखेंगे। तो अपनी इवेंट को डिसाइड करो, उस एक्सपेरिमेंट से एक सबसेट ढूंढो जो उस इवेंट के फेवर में काम करेगा, उसके बाद देखेंगे जो करना है। तो फेवरेबल केसेस क्लियर है? कोई डाउट है? अब हम पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी भी कई तरीके से होती है। एम्पीरियल प्रोबेबिलिटी होती है, क्लासिकल होती है, मैथमेटिकल होती है और स्टैटिस्टिकल होती है। तो हम यहां मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। एक बात, स्टैटिस्टिकल में थोड़ा आगे जाएंगे, अभी थोड़ा बताएंगे आपको। स्टैटिस्टिक्स में भी थोड़ा चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ हेड व्हेन थ्रोइंग ए कॉइन। तो मैं कह रहा कि हेड आने के चांस बताओ। मैं इस सेंटेंस को चेंज करूंगा, क्या कहूंगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉसेस टू गेट वन हेड। कि बताइए कितने टॉस में एक हेड मिल जाए मुझे। तो इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी। और जब मैं पूछ रहा हूं फाइंड आउट द हैपनिंग ऑफ इवेंट, मैं इवेंट की हैपनिंग पूछ रहा हूं वहां क्या पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ ट्रायल्स की, कि कितने ट्रायल्स में मुझे वो इवेंट मिलेगी। और यहां क्या कह रहा हूं, वो इवेंट की बताइए। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। स्टैटिस्टिक में हम ये बात करेंगे और अभी मैं सिंपल इवेंट की बात कर रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्लियर है ना? मान लेते हैं एन एक्सपेरिमेंट हैविंग एन एग्जिस्टिंग इवेंट्स लिख देते हैं या केसेस लिख देते हैं, इससे कोई बात नहीं। एंड एन केसेस इन फेवर ऑफ इवेंट ए। ठीक है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ happening of event A is denoted by कैपिटल लिखते हैं जनरली, कैपिटल P ऑफ इवेंट, जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी, एंड डिफाइंड एज क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज फेवरेबल केसेस है नी, और एग्जिस्टिंग केसेस। क्लियर? कितने बताए उसने फेवरेबल केसेस? कितने बताए वो आप ढूंढ लेंगे, वो मैंने बता दिया। जो भी इवेंट बताएगा उसके फेवर में कितने केसेज है वो आप फाइंड आउट करेंगे। हमने मान लिया कितने हैं, एम है। टोटल एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, एन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू फेवरेबल केसेज इन फेवर ऑफ इवेंट ए अपॉन टोटल सैंपल पॉइंट्स या टोटल एग्जिस्टिव इवेंट्स। अब एक छोटी सी बात बताओ, एम और एन के बीच में क्या रिलेशन होगा? ऑब्वियसली एम ऑलवेज लेस देन और इक्वल की बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, फिर तो डिटरमिनिस्टिक केस हो जाएगा भाई। अगर आपके फेवरेबल केसेस भी टोटल केसेस है तो फिर तो आपको पता है, फिर तो कंफर्म है। बट फिर भी अगर मैं मानूं तो ये आ जाएगा एन। जीरो तो नहीं हो सकता, अगर जीरो हुआ तो क्या होगा देखते हैं। तो m ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to n। n से डिवाइड करना जरा इस इनइक्वालिटी को, n से डिवाइड कर दो। अगर मैं इसे n से डिवाइड कर दूं 1,
और ये क्या है 0 लेस देन दिस। तो इसलिए हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। अभी हमने कोई एक्सपेरिमेंट का जिक्र नहीं किया, कोई इवेंट्स नहीं ली, इन जनरल चेक किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। इक्विलिटी है, इक्विलिटी की क्या प्रॉब्लम है देखो, इफ इवेंट ए इज सर्टेन इवेंट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सर्टेन इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यानी डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो गया। आपको पहले ही पता इवेंट ए क्या है, क्या केसेस जाएंगी। इफ इवेंट ए इज इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा 0। मैं कह रहा हूं कि थ्रोइंग ए डाई, देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ नंबर 7, तो क्या पॉसिबल है 7 नंबर आ सकता है क्या? जो आपके सैंपल स्पेस में नहीं है उसकी तो हम जिक्र ही नहीं करेंगे, वो सब इवेंट हमारी क्या है इम्पॉसिबल इवेंट है, वो पॉसिबल नहीं है। एक डाई पे 6 नंबर होते हैं 1 to 6, तो वहां 7 आने का कोई चांस नहीं है, तो ये इवेंट क्या हुई इम्पॉसिबल। इन दोनों को खत्म करते हैं, इन दोनों का कोई मतलब नहीं हमारे इसमें, तो इसलिए हम कह देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलवेज स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन 0 to 1। अगर 0 और 1 है तो वो दोनों केस क्या है डिटरमिनिस्टिक केस है, उन्हें कंसिडर नहीं करते। ये बात क्लियर होगी? चलिए आगे चलते हैं। तो अगर मैं कहूं थ्रोइंग अ डाई, तो अब कह सकता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवन नंबर। कितना होगा, कितना होगा? ऑब्वियसली मान लेते हैं इवेंट क्या है, डिसाइड करो, लेट इवेंट ए डिनोट्स द इवन नंबर ऑन द डाई, तो कितना हो जाएगा 3/6 1/2। अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गया, बट यहीं से इतनी सी इवेंट से काम नहीं चलेगा, अभी थोड़ा और इवेंट को डिस्कस करना पड़ेगा। ये इवेंट क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, अभी सिंपल डेफिनेशन है, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आगे चलो। अच्छा, यहां एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, और बड़े, अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर देखे हो तो एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछा था 2 नंबर में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ 53 संडे इन ए लीप ईयर, इन ए लीप ईयर। लीप ईयर तो जानते हैं ना कितने डेज होते हैं, तो उसे थोड़ा डिस्कस करें, उसमें कोई इवेंट की जरूरत नहीं, इसके अलावा 2 इवेंट से काम चल जाएगा। मैं लिखता हूं जरा, है क्या हुआ भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ये संडे ही नहीं, कोई भी दिन लिख सकते हो, संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका आंसर एक ही है। तो देखो जैसे ही उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और ये 2 नंबर में पूछा था शायद, कौन से साल में था देखना आप। तो सबसे पहला टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यही तो बनेंगे भाई, तो बिल्कुल सही है। कैसे है ये देख लेते हैं, सबको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। भाई देखो कितने डेज होते हैं, ये तो क्लियर है, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं। अब मुझे अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं कितना आएगा, आई थिंक कितना 7 दूनी 14, क्या रिमाइंडर बचा 2, रिमाइंडर क्या है, दिन है, दिन ही तो बचे। इसका मतलब ये हुआ कि 52 तो संडे है ही है, वो तो कंप्लीट हो गया, वो तो अलग हो गई बात। अब एक संडे की और है प्रोबेबिलिटी कि एक संडे और होता तो हम निकाल देंगे। अब ये देखो, इसे थोड़ा सा अगर केस बना लें आप, बस ये केस बनाने अगर आप सीख जाएं तो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है। ये जो 2 डेज बचे हैं इनमें देखते हैं संडे है या नहीं है।
भाई 52 संडे तो कंफर्म हो गया, 7 दिन में एक संडे तो आने ही आना है। अब जो 1 संडे उसकी बात करते हैं, ये डे कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए जरा, ये डे यहां से स्टार्ट होता है कि मंडे एंड, भाई अगर संडे तक 52 संडे हो गए, नहीं संडे तक अगर ये 52 वीक्स हो गए तो 2 दिन बचेंगे कौन से? मंडे, ऐसा तो नहीं मंडे थर्सडे बच जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं ना भाई, 2 कंसेक्यूटिव डेज बचेंगे। हाँ ये हो सकता है, ये आप कह सकते हो नहीं सर यही क्यों बचेंगे, ये भी तो बच सकते हैं, ये भी तो बच सकते हैं, और ये भी तो बच सकते हैं, और कौन सा? फ्राइडे एंड सैटरडे, और सैटरडे एंड संडे, और ये कितना? और संडे टू मंडे, और मंडे टू, हो गया, रिपीट हो जाएगा नहीं तो इसका मतलब कितने? ओनली 7 डेज। अगर आगे जाओगे तो फिर ये रिपीट हो जाएंगे, तो उन 2 दिनों की ये टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। हो गई प्रोबेबिलिटी मेरी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने? 7 फॉर 1 संडे की बात कर रहा हूं, क्योंकि 52 तो सबको मिलेंगे। अब तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ 1 संडे इन 2 डेज ये चाहिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेज 7 इन फेवर ऑफ संडे, इन फेवर ऑफ संडे, फेवरेबल केसेस इन फेवर ऑफ इवेंट संडे। तो एक तो ये कहां है भाई, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ये संडे की बात है, जिस दिन को ले लो, चाहे मंडे को वो भी 2 ही आएगा, ट्यूसडे ले लो, जिससे कहोगे 2 कंसेक्यूटिव डे आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी, तो 2/7। किसी इवेंट की जरूरत नहीं, किसी प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं, सीधा सीधा यहां पे। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, इतने से तो काम चलने वाला नहीं, ये तो चांस की बात है, इतना आसान क्वेश्चन पूछ लेता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देखो क्या डेफिनेशन होगी भाई इसकी, कौन सी इवेंट होगी ये? कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। कौन सी इवेंट होती है? देखो क्या होता है, मान लेते हैं E1, E2, E3, En, ये सारी सैंपल पॉइंट्स की इवेंट्स हैं, आर इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस। No 2 or more events happened simultaneously। मतलब क्या बात हुई? फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग a coin, head and tail, ये दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका मतलब क्या है? अगर हेड आया तो टेल बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है नहीं,
नो टू और मोर, साइमल्टेनियसली इनकी पॉसिबिलिटी ना हो। अगर हेड आया तो टेल बिल्कुल नहीं आएगा, टेल आया तो हेड बिल्कुल नहीं आएगा। तो हेड एंड टेल दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है इन टॉसिंग ए कॉइन। इन द सेम वे अगर मैं थ्रोइंग ए डाई की बात करूं, इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या डिसजॉइंट भी बोलते हैं। 1 आया तो बाकी कोई नहीं आएगा, या आएगा? अगर 2 आया तो बाकी कोई नहीं आएंगे। तो ये सब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और पूरी प्रोबेबिलिटी में आपको दो इवेंट को बहुत केयरफुली देखना है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट बोलते हैं इन्हें कई बार हम ये भी लिखते हैं कि डिसजॉइंट इवेंट्स। और एक इंडिपेंडेंट इवेंट, दो की बात करेंगे हम। तो इसका मतलब मैं यहां ये भी लिख सकता हूं, इसका मतलब ये होता है कि इनके फेवर में अगर हम केसेस की बात करें, इनके फेवर में हम केसेस की बात करें तो ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज इक्वल टू 5। कोई भी कॉमन केसेस इन फेवर्स में ना, ठीक है, कोई भी आई इक्वल टू जे जो इतने इवेंट्स आएंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। क्लियर? अभी आगे इनका देखेंगे कैसे इनका यूज होगा, बस उससे पहले एक दो इवेंट और बात करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट, ये दो इवेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन दो इवेंट के बाद, वो तो बेसिक इवेंट्स होगी, उनके बिना तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ही नहीं बन सकती, बट उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिसजॉइंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट, 90% क्वेश्चंस आपके इन दो इवेंट्स के आसपास घूमते हैं। तो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? माइंड में इन्हें बैठाओगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज तो फिर उसमें घूमते रहेगा। इंडिपेंडेंट इवेंट, देखो इंडिपेंडेंट का क्या है, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, सपोज करते हैं हेड आ गया, अगेन टॉसिंग द कॉइन, तो क्या अगले कॉइन जो करेंगे आप बता सकते हैं हेड आएगा टेल आएगा? तो प्रीवियस जो इवेंट थी उस इवेंट से इसका कोई मतलब रहा? तो प्रीवियस इवेंट से इस इवेंट का कोई मतलब नहीं है। ये दोनों इवेंट क्या हुई, इंडिपेंडेंट हुई। बट यही मैंने एक 52 कार्ड से क्या किया, एक कार्ड ड्रा किया, ठीक है, मान लेते हैं मैंने कार्ड लिया, चेक किया और उसी में वापस डाल दिया और फिर से उसे पीसा वीसा जो भी किया और अगेन ड्रॉ इन वन कार्ड, तो ये इवेंट क्या हुई, दोनों इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट इवेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर उस कार्ड को मैं बाहर रख देता हूं, उस कार्ड को मैंने रिप्लेस नहीं किया, उसे बाहर रख दिया, अब ड्रॉइंग अगेन वन कार्ड, अब एक कंडीशन लग गई, 51 बचे एक तो, और 51 में से वो कार्ड नहीं आएगा। आप ये तो नहीं कह सकते कौन आएगा, बट ये जरूर कह सकते हैं कि वो कार्ड नहीं आएगा। ये दोनों इवेंट क्या हुई, ये दोनों इवेंट क्या हुई, डिपेंडेंट इवेंट। और आपने इसी को केयरफुली देखना है कि केसेस जो दिए हैं इंडिपेंडेंट के हैं या डिपेंडेंट के हैं। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं, ये बुक में सब लिखा है, बुक मिल गई आपको सबको? जो नई बुक आई है थोड़ा अभी आएगी, और अभी इसमें थोड़ा और काम है जो आपको दी है, अभी उसमें और भी बचा है, काफी चीजें हैं उसमें। आर इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस, happening of an event not affects the others। एक लाइन में लिख लो, बस पॉइंट याद रखो, थ्योरी याद रखनी हमने, पॉइंट याद रखो क्या रहना, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट नॉट अफेक्ट्स द अदर। तो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, अदरवाइज डिपेंडेंट हो जाएगी। अगर अफेक्ट करती है तो डिपेंडेंट हो जाएगी। 4 इवेंट क्लियर है? चलिए आगे चलिए फ्लावर। सिंपल इवेंट,
सिंपल इवेंट उसे बोलते हैं जिसका फर्दर कोई क्लासिफिकेशन या उसका करेक्टराइजेशन ना हो। जैसे throwing a die, happening of number 4, तो ऑब्वियसली एक ही केस होगा। भाई कितने केसेस बनेंगे? आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ केसेस इन फेवर ऑफ 4, ओनली वन केस, इसे बोलते हैं सिंपल इवेंट। बट अगर मैं कहता हूं इवन केसेस, ये कितने बनेंगे? 2, 4 और 6, इसे बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ केसेस इन फेवर ऑफ 4, ओनली वन केसेस इज देयर, सिंपल इवेंट। और इन फेवर ऑफ इवन नंबर, तो देयर आर नंबर ऑफ केसेस, इसे बोलते हैं कंपाउंड इवेंट्स। इसका यूज होता है। चलिए, बस हो गई जितनी इवेंट थी, यही थी मेन। बाकी तो ऐसे बहुत सारी हैं, आगे जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी हम बता देंगे। बट अब थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ये चीजें थोड़ा माइंड में रखनी है। लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड, ऐसा लिखते हैं, विद रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट। अब आगे देखते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा, सब जानते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है। क्या? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लिखने वाली बात है, कोई यूज है नहीं ज्यादा कुछ। यूनियन और ये तो पता है ना इंटरसेक्शन। चलिए देखते हैं। अच्छा, ए यूनियन बी का क्या मतलब है? एक्स सच दैट, पता तो है ना क्या, सेट थ्योरी में लिखा है। ए यूनियन बी मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बोथ। ये डेफिनेशन होती है ना, क्योंकि बार बार आएंगे इंटरसेक्शन और यूनियन। और अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं तो क्या बनेगा? एक्स सच दैट, बिल्कुल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, ये चीज का ध्यान रखना है, एंड और एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये यूनियन और इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी पूरी सेट थ्योरी पे चलती है। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो सेट थ्योरी पर बेस्ड है। तो सेट थ्योरी के सारे रूल एज इट एज हम यहां उठा लेते हैं, और ये सब सेट थ्योरी के रूल है। वेन डायग्राम सेट थ्योरी पूरी जो है वो उसके रूल है। ठीक है, तो ये थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव लॉ से आगे चलते हैं। थोड़ा सा 2 लॉ इंपोर्टेंट है, बाकी सब तो हो ही जाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे अगर मैं कहूं एसोसिएटिव लॉ, क्या था? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ऑफ इंटरसेक्शन सी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन द सेम वे यूनियन। ठीक है, और अगर हम आगे की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है जो लिखना चाहिए आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इंपॉर्टेंट है जो यहां यूज होता है। क्या है भाई बताइए? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये यूज होगा बार बार आगे। तो कितना आएगा? ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और ए यूनियन बी, उल्टा लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
यह आ जाएगा आपका A इंटरसेक्शन B और यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो और इंपॉर्टेंट है, देखो उन चीजों पर आपने ज्यादा फोकस करना है जो आपके काम की है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? ये सैंपल स्पेस है मेरा, जो आज यूनिवर्सल सेट बोलते थे हम सेट थ्योरी में, वो यूनिवर्सल सेट क्या है मेरा? किसी भी एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम, क्योंकि उसके अंदर काम करेंगे हम, उसके बाहर नहीं जाएंगे। तो ये मेरा क्या है? सैंपल पॉइंट। ये मेरी कोई इवेंट ए है, ये क्या होगा भाई? इसे क्या बोलते हैं? ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है नहीं? ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर डी मॉर्गन्स लॉ की बात करो, देखो क्या कहता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बार इसलिए यूज नहीं करते कि बार की कई डेफिनेशन और है, वो कंजुगेट होता है रियल नंबर में, तो सिंपल सी लिख देते हैं। क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन्हें याद रखना है। और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कितना आएगा आपका? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों रूल, ये दोनों लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और तो छोटे मोटे हैं, वो सब आप वैसे भी समझ जाओगे, कोई मुश्किल काम नहीं है इनमें, सब जानते हैं इतना। आप इन दो पर हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। वही चीजें जो मैंने यहां लिखी थी, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद a random experiment तो क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ, इसे कैसे पढ़ेंगे? देखो सेट थ्योरी जरूर है, लेकिन पढ़ेंगे सेट थ्योरी की तरह नहीं, क्योंकि हम रियल लाइफ प्रॉब्लम कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए और बी। तो जैसे वो कह देता कि थ्रोइंग ए डाई, वो कहता है देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवन नंबर और 3। ये तो क्या ना, या तो इवन नंबर आए या 3 आ जाए। तो देखो दो इवेंट बन गई। आप क्या करो, जैसे उसने एक्सपेरिमेंट दिया कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवन नंबर और 3, तो आप क्या करें? लेट अस डिनोट्स ए डिनोट्स द इवन नंबर ऑन द डाई, B denotes the 3 on the die। अब मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवन नंबर और 3 on the die। तो क्या करूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A और B, और A और B का मतलब क्या होता है? A यूनियन B। तो इसका मतलब मुझे A यूनियन B निकालना है। ये बात क्लियर होगी। बट A यूनियन B का मतलब आपको पता है क्या है? मुझे निकालना क्या एक्चुअल में? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवन नंबर और 3 ऑन द डाई। उसका मतलब ये है। वो फॉर्मूला क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको कैसे निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए और इवेंट बी, हम ये नहीं पढ़ेंगे बच्चों की तरह कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी तो सिर्फ एक नोटेशन, मतलब क्या है? हैपनिंग ऑफ ए और बी। तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे थोड़ा प्रूव भी कर सकते हैं हम, थोड़ा सा वैसे देख लेना, कोई ज्यादा आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कैसे है ये। मान लेते हैं ये एस है, मान लेते हैं ये मेरा क्या है? 2 इवेंट है, ये ए है ये बी, ठीक है।
मान लेता हूं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? n। ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने मान लिया? n। और नंबर ऑफ पॉइंट्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए मैंने m1 मान लिया, और नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर ऑफ बी मैंने m2 मान लिया। भाई ये इवेंट तो आप डिसाइड कर सकते हैं, इनमें तो कोई मुश्किल काम नहीं, उनके फेवर में केसेस भी निकाल सकते हैं, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। बस अब ये निकालना है कि ये घटना होगी या ये होगी, अब ये देखना, उसके लिए मैं रूल बता रहा हूं आपको। ये क्या है? ये क्या है? ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन बी। हमने मान लिया कि ये टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने इसके फेवर में, ये मैंने m मान लिया। मुझे ये बताओ, ये वाला रीजन बताओ, ये वाला, ये कितना बनेगा? अगर टोटल m1 है इन फेवर ऑफ ए और इंटरसेक्शन m है तो ये कितना बचेगा? ऑब्वियसली m1 माइनस m बचेगा या नहीं, बताइए। इन द सेम वे हियर, ये वाला टोटल कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? m2 माइनस। और यूनियन का मतलब क्या होता है? एक तरह से सबका सम। भाई रिपीट नहीं चाहिए मुझे, रिपीट वन टाइम चाहिए, इसलिए मैंने वन टाइम लिख दिया उसे। सबका सम तो कितना जाएगा? तो ए यूनियन बी, नंबर ऑफ केसेज इन फेवर ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? m1 माइनस m प्लस m प्लस m2 माइनस m। आई थिंक ये कैंसिल, तो m1 प्लस m2 माइनस m। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? नंबर ऑफ केसेज इन फेवर ऑफ ए यूनियन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज। ये तो मेरी फंडामेंटल डेफिनेशन है। ये कितना है? m1 प्लस m2 माइनस m अपॉन m। अलग अलग कर दीजिए, तो m1 अपॉन n, m2 अपॉन n और f। इसे क्या लिख सकता हूं? ये नहीं लिख सकता क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए फेवरेबल केसेस ऑफ ए इज m अपॉन टोटल केसेस। इन द सेम वे दिस वन, इन द सेम वे दिस वन। ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है, लगभग हर एक प्रॉब्लम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इसे यूज करते हैं। मैंने थोड़ा सा वैसे ही आपको कोशिश की बताने की, बाकी आप डायरेक्ट भी याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहां एक कंडीशन और लग जाती है, इफ इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन होगा क्या? जब मैं कह रहा हूं कि ए और बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट्स है, तो ये इंटरसेक्शन तो पॉसिबल है नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर मैं कहता हूं कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो कितना हो जाएगा? ए दिस वन दिस। ठीक है, जीरो नहीं लिखना, ए इंटरसेक्शन बी कभी जीरो नहीं करना, जीरो इज एन एलिमेंट, जीरो इज एन एलिमेंट। अगर जीरो लिख दोगे फिर वो फाइव नहीं, फाइव मतलब नथिंग, जीरो मतलब समथिंग। ठीक है, नहीं जीरो नहीं लिखना। हां, जब इसकी आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, जब इसकी आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो ऑब्वियसली इसकी प्रोबेबिलिटी भी जीरो हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम क्या बन गई मेरी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बट कंडीशन क्या है? व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स। ये ध्यान रखना। तो आपकी जो एडिशन थ्योरम है वो कहां चेंज हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी सिंपली। इन द सेम वे इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। भाई अभी 2 इवेंट्स लिए तो 3 इवेंट्स ले सकते हैं।
ए बी सी। अभी एग्जाम्पल करेंगे इनके ऊपर ना, बस थोड़ा एक बार देख लो, आधे अधूरे एग्जाम्पल नहीं, जब ये सारी इवेंट्स क्लियर हो जाएंगी फिर एग्जाम्पल करने में मजा आएगा। अगर 3 इवेंट है तो इसका मतलब क्या है? देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही ऑब्वियस सा होता है जो लगभग सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। अपने गेट में कई बार पूछा गया कि एक मैथ की प्रॉब्लम है, वो 3 स्टूडेंट को दी, पूछा तो अलग अलग तरीके से जाता है, एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको कैसे पूछा। 3 स्टूडेंट हैं, एक प्रॉब्लम मैथ्स की दी, तीनों के सोल्व करने के चांस बता दी, यानी कि प्रोबेबिलिटी, भाई ये प्रोबेबिलिटी है इसकी कि ये इतना है, इसके चांसेस इतने हैं, इसके चांसेस इतने इसमें। हम क्या चाहते हैं कि ये बताइए कि वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ठीक है नहीं। 3 स्टूडेंट को दी थी, तीनों के सोल्व करने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। मेरा कंसर्न क्या है कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं वो 3 स्टूडेंट ये थे, ए बी सी, इनकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता है, गिवन है। वो क्या है? फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए, प्रॉब्लम कोई भी सोल्व कर दे, ए सोल्व कर दे या बी कर दे या सी कर दे या तीनों कर दे। ये किस रूल में है? यूनियन में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए और बी और सी। तो सीधा सीधा एप्लीकेशन हो गया कि मुझे निकालना क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये देखना पड़ेगा क्या है। आप बताइए, मैंने एक प्रॉब्लम इन्हें दी, एक प्रॉब्लम इन्हें दी, तो ये दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट है? ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट। ऐसा तो नहीं अगर ये सोल्व करेगा तो ये बिल्कुल नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? लेकिन हां, दोनों इंडिपेंडेंट है। ये सोल्व करेगा, इससे यहां फर्क नहीं पड़ेगा, ये सोल्व करेंगे, इससे यहां फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इंडिपेंडेंट। तो जितनी भी प्रॉब्लम आएगी, ज्यादातर प्रॉब्लम में आपने यही चीज ढूंढनी कि इंडिपेंडेंट है या डिसजॉइंट है, ठीक है। हाँ जी बताइए इसकी, तो इसका क्या होगा डेफिनेशन? ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक। तो क्या डेफिनेशन है? कुछ लोगों को तो याद होगी, बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना? इंटरसेक्शन बी, बिल्कुल सही। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और अगर कहीं ये डिसजॉइंट इवेंट्स हो, इफ ए बी एंड सी आर डिसजॉइंट इवेंट्स, तो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। आगे सब जीरो हो जाएंगे, इंटरसेक्शन जीरो। अगर डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन सब जीरो। तो सिंपली क्या है? अब एन इवेंट्स भी ले सकते हैं। अगर ए बी सी एंड सो A1 A2 A3 एन इवेंट्स है, डिसजॉइंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज इक्वल टू सम आ जाएगा, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, अगर एन इवेंट्स। क्लियर? अब लिखा नहीं क्या? अरे बिल्कुल आएगा, सब छूट गया, आएगा, बिल्कुल आएगा, ये तो भाई आएगा, हम कुछ नहीं बदल सकते, ठीक है नहीं, बिल्कुल आएगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, हाँ माइनस आएगा, माइनस बिल्कुल आएगा। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए। क्यों? कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये तो ये सब जीरो हो जाएंगे, ये आ जाएंगे। हाँ, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाए तो, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
ये 2-3 रिजल्ट आप याद रखो। अब थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो किसी उसमें तो आप मुझे बताएंगे। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इवेंट्स हैं। जब तक ये आपके माइंड में रहेंगी तो किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो कैसे करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। probability that A hits a target is 1/3 and probability that B hits it is 2/5. So what is the probability? That the target will be hit if both A and B shoot it. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इवेंट्स डिसाइड करो, ठीक है? क्या? दैट ए हिट द टारगेट। इवेंट ए, ये तो है ही है। जैसे मान लो ए हिट द टारगेट, बी हिट द टारगेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? गिवन है। कितना है? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 2/5। मुझे निकालना क्या है बताइए। मुझे निकालना क्या है? पढ़ो जरा ध्यान से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट? ये तो नहीं कहा कौन करे, ये तो नहीं नाम लिया उसने कौन करे। ये भी कहेगा आगे, ये भी बताएगा कि कौन हिट करे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए। बट अभी उसने कहा कि टारगेट हिट हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? चाहे तो ए कर दे या बी कर दे या दोनों कर दे, ठीक है नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, क्या निकालना है मुझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट टारगेट हिट बाय ए और बी और बोथ। टारगेट हिट बाय ए डिनोटेड बाय ए, तो ऑब्वियस सी बात में बहुत ही सीधी सी लैंग्वेज में कह सकता हूं कि मुझे ये निकालना है, ठीक है? अब इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक? अब ये देखो कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो कहां से आएगा? भाई ए तो मेरे पास है, बी भी मेरे पास है, ए इंटरसेक्शन बी कहां से आएगा? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई क्यों हो जाएगा? ये रीजन होना चाहिए ना। ए एंड बी क्या है? बोथ आर इंडिपेंडेंट्स। अगर इंडिपेंडेंट्स है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सीधी वैल्यू कर तो एक लाइन में आंसर आ गया, कुछ नहीं करना था। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। और
किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। A and B appears for an interview the probability of age selection B के सिलेक्शन के कितना है 2/5 और यहां 1/3। Sorry. Find the probability that only one of them will be selected। बनाइए जरा इवेंट्स बनाइए तो क्या करते हैं। हाँ जी बताइए क्या करें। A and B appears for an interview for the two posts. The probability of age selection, A के सिलेक्शन कितना है 1/3। तो हमने मान लिया कि इवेंट क्या है A का सिलेक्शन 1/3 और B कितना है 2/5। आप बताइए मुझे निकालना क्या है, इवेंट्स पर बेस बताइए। उसने क्या कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। ओनली वन ऑफ देम, दोनों नहीं। अगर वो आइदर वन बोलता तो अलग बात थी, फिर तो पिछला प्रॉब्लम हो जाती, कोई भी सिलेक्ट हो जाए, ठीक है नहीं। अब क्या कह रहा वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। तो वन ऑफ देम का मतलब क्या हुआ, देखो दो केस बनते हैं भाई, ए सिलेक्ट हो जाए तो बी ना हो, तभी तो होगा। ए सिलेक्ट हो जाए एंड बी ना हो, या क्या है बी सिलेक्ट हो जाए एंड ए ना हो। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या, आप बताइए। देखो जितनी पॉसिबिलिटी हो तो आपको बनानी पड़ेगी और सबको कंसिडर करना पड़ेगा। उसने कहा है कि फाइंड ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, कोई एक सिलेक्ट होना है। तो मैंने मान लिया है नहीं, सिलेक्टेड ए एंड ये तो पता है ना बी बार का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट बार लिखे या कॉम्प्लीमेंट लिखे, जो लिखा था मुझे, दिस इज द हैपनिंग ऑफ ए, तो ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस वन। तो ये केस बनेगा क्या, ये बनेगा, इसे सही से लिखो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए एंड बी नॉट। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, ए एंड दोनों तभी होंगे ना, ए हो जाए एंड बी ना हो, एक सेलेक्ट हो गया। और क्या बात बनेगी, और ए सिलेक्ट ना हो एंड बी आपका सिलेक्ट हो जाए। इसमें बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, यही तो निकालना मुझे। केस तो सारे कंसिडर करने पड़ेंगे, आप ये नहीं कह सकते ए सिलेक्ट हो जाए, ए सिलेक्ट हो जाए एंड बी ना हो, ये दोनों एक साथ एंड आएगा, या ए सिलेक्ट ना हो एंड बी हो जाए। ये इवेंट और ये इवेंट कैसी है,
अच्छा पहले में से लिखो जरा, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखो। एंड को क्या लिखूंगा? एंड को क्या लिखूंगा? ऑब्वियसली इंटरसेक्शन, तो मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया। और को क्या लिखूंगा? यूनियन। ये क्या हुआ मेरा? ए बार एंड बी बार। कोई दिक्कत है? मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी इसकी। और जो इवेंट्स हमने पढ़ी है उन्हें, ये इवेंट, ये पूरी एक इवेंट जो है, ये पूरा एक इवेंट जो है और ये इवेंट, ये दोनों कैसी हैं भाई? ये होगा तो ये बिल्कुल नहीं होगा, सिलेक्ट तो किसी और को होना। अगर ये इवेंट हुई तो ये नहीं होगी, और ये हुई तो ये नहीं होगी। तो ये पूरी इवेंट दिस वन एंड दिस वन क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, डिसइवेंट इवेंट्स है। आप खुद ही देखो, अगर हम कह रहे हैं भाई दो केस है, या तो ये होगा या ये होगा, दोनों एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस वन यूनियन दिस वन इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन प्लस दिस वन ओनली। इंटरसेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन दिस वन और प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब बताइए कोई दिक्कत है? अब आगे फिर से कुछ लगेगा। ए एंड बी क्या था क्वेश्चन भाई? दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड तो नहीं दोनों। ऐसा तो नहीं कि ए हो जाएगा तो बी नहीं होगा, इससे तो कोई मतलब नहीं है। दोनों प्योरली क्या है? इंडिपेंडेंट है। अगर किसी कोई इवेंट ए इंडिपेंडेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं इसे? मैं ये लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आ गया आंसर, जो भी आएगा अभी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू कितना? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट। ऑलवेज 1 होता है। किसी एक इवेंट का रिलेटेड टू ओनली वन एक्सपेरिमेंट होना और ना होने का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 होता है। तो इसलिए जब मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमेशा क्या कर देता हूं? 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस कितना था? कहां है? 1/3 दिस वन 1/3, तो ये हुआ आपका 2/3। और इन द सेम वे हियर ये कितना आएगा? 1 माइनस 2/5, तो 3/5। अब रखो सब वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3, बी बार इज 3/5 प्लस ए बार इज 2/3 और बी इज 2/5। तो जो भी आएगा दिस इज द। बताओ कोई कंफ्यूजन है? जितने क्वेश्चन मैं आपको यहां बता रहा हूं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या उनसे बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैंने जो सीट बनाई है ये सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर से बनाई है ज्यादातर, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। आप देखो कोई जितनी मेथड्स आपको पीछे जो बताया है प्रॉपर्टीज, उनके अलावा तो कुछ नहीं लगा। देखो ये एडजस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा कि क्या होगा, इवेंट्स कैसे बनेगी। इवेंट्स बनाओ, एक लाइन में आंसर। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। Three groups of children contains 3 girls and 1 boy. ठीक है? Two girls and 2 boys.
और 1 girl and 2 boys. One child is selected at random from each group. Find the chance that three children selected कौन कौन से हों? बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। चलिए स्टार्ट कीजिए। देखो प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए पहले, ठीक है? क्लियर है बात? 3 ग्रुप है, ठीक है? उन ग्रुप के आपको क्लियर है? 3 ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कंटेन्स, फर्स्ट ग्रुप में क्या है? 3 गर्ल्स 1 बॉय, सेकंड ग्रुप में 2 गर्ल्स 2 बॉयज, और थर्ड में 1 गर्ल 2 बॉयज। 1 चाइल्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है नहीं? फ्रॉम ईच ग्रुप। तो क्या फाइंड द 2 ये देखा है 2 बॉयज होंगे शायद, 2 बॉयज है भाई, 2 बॉयज, हाँ सॉरी 2 बॉयज। तो प्रॉब्लम क्लियर? हर एक ग्रुप से उससे 1 चाइल्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। तो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट जो आपने ग्रुप बनाया है उसमें क्या है? 1 गर्ल और 2 बॉयज। तो सबसे पहला काम क्या है? इवेंट्स डिसाइड कीजिए। कैसे डिसाइड करेंगे देखिए। मान लेते हैं G1, G2, G3। ये क्या है? G1 मतलब गर्ल्स चूज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप। सेकंड मतलब क्या है? गर्ल चूज फ्रॉम सेकंड ग्रुप। G3 मतलब क्या है? चूज गर्ल फ्रॉम थर्ड ग्रुप। क्लियर? G1, G2, G3 क्या है? चूजन गर्ल फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप। इन द सेम वे B1 लिख दो, B1, B2, B3। बॉयज B1 मतलब बॉयज चूज फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड। अब देखते हैं क्या क्या दिया है। ये मेरा फर्स्ट है ग्रुप है, ये मेरा सेकंड ग्रुप है, ये मेरा थर्ड ग्रुप है। यहां क्या पोजीशन है बताइए भाई जरा? गर्ल्स कितनी है? 2 नहीं, फर्स्ट ग्रुप में गर्ल्स कितनी है? 3। बॉयज कितने हैं? 1। टोटल कितना है? 4। यहां कितना है? गर्ल्स 2, बॉयज 2, टोटल 4। और यहां कितना है? गर्ल 1 और बॉय 2। ठीक है ना? बताइए, बनाइए, केस बनाइए बस जल्दी से। ना केस बनाइए, मुझे बताइए क्या आपके दिमाग में आ रहा है। वो बोर्ड खराब है क्या उधर? तब तक मैं कोई क्वेश्चन लिख देता। चलो ठीक है, कोई नहीं, बताइए। ये चलता है? हाँ ठीक है। आप मुझे ग्रुप बना के दिखाइए, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं जिससे टाइम वेस्ट ना हो।
ठीक है, आप जरा ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करें। मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। चलेगा? A problem ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसी प्रॉब्लम को देखते हैं। बताइए, बनाया कुछ? क्या बनाया? आपने एक ग्रुप बनाना है, ठीक है? हर एक उससे आपने एक स्टूडेंट को कम से कम सिलेक्ट करना है। क्या है, कहां है, क्या लिखा है? वन चाइल्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए उसमें क्या है, वन गर्ल और टू बॉयज। सपोज करते हैं, देखो सारी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। सपोज करते हैं उसने क्या कहा, मैंने क्या बताया, जीवन। जीवन हो जाए। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूं यहां की, तो यहां से क्या है, जीवन आ जाए। मुझे 3 स्टूडेंट टोटल चाहिए, 3% चाहिए, उनमें 1 गर्ल 2 बॉयज। तो अगर जीवन आपका फर्स्ट ग्रुप से आ गया तो है, अब दोनों लड़के हैं, तो दोनों अगले ग्रुप से क्या आएंगे? ऑब्वियसली दोनों लड़के आने चाहिए भाई, तभी तो बात मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, G1 एंड B2 एंड B3। इसमें कोई डाउट है किसी को? एक केस ये होगा या नहीं होगा, बताइए। ठीक है, एक केस है ये, सॉल्यूशन नहीं, एक केस। दूसरा केस क्या हो सकता है नहीं? ये तो है फर्स्ट केस, है नहीं? सेकंड केस क्या हो सकता है, यहां से आपने B1 ले लिया, ठीक है नहीं, एंड यहां से आपने G2 ले लिया और यहां से आपने B3 ले लिया।
कि गर्ल्स जो आए कहां से आए, सेकंड ग्रुप से आ जाए। ठीक है, अगला केस क्या हो सकता है बताइए, B1 बॉयज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप एंड बॉय फ्रॉम सेकंड ग्रुप एंड गर्ल फ्रॉम थर्ड ग्रुप। इसके अलावा बताइए कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या? क्लियर है बात? ये होगा और ये होगा और ये होगा, तीनों एक साथ होंगे क्या? होगा तो कोई एक ही केस होगा ना, ये तो पॉसिबिलिटी है। जब आपने सिलेक्ट किया है तो ये हो सकता है कि गर्ल फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप एंड बोथ बॉयज फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ग्रुप। इन द सेम वे कौन सा, अभी तो मैंने केसेस बनाए हैं, है नहीं? अभी फेवरेबल की और उसकी इवेंट की तो बात ही नहीं की मैंने, अब बनाएंगे वो तो, ठीक है नहीं? अभी फेवरेबल की तो बात ही नहीं की मैंने, अभी तो मैंने सिर्फ केसेस बनाए क्या क्या हो सकता है। अभी तो सिर्फ मैंने ये बताया है कि जो तीन आपके वन गर्ल और टू बॉयज हैं वो कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं फ्रॉम थ्री ग्रुप्स, ये चीज। वो कह रहा है उसमें एक गर्ल हो और दो बॉयज हो, तो मैंने वही देखा कि मैंने मान लिया लेट अस सपोज दैट गर्ल कम फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट, तो ऑब्वियसली सेकंड से क्या थर्ड से क्या आएगा, बॉयज आएंगे दोनों। हमने मान लिया गर्ल कम फ्रॉम सेकंड ग्रुप, तो ऑब्वियसली फर्स्ट और थर्ड से क्या आएंगे, बॉयज आएंगे। हमने मान लिया सपोज गर्ल कम फ्रॉम थर्ड ग्रुप, तो ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड से क्या आएंगे, दोनों बॉयज आएंगे। और इन तीनों में से कोई एक केस होगा, तीनों तो नहीं होंगे, ठीक है नहीं? तो क्या निकलेगी प्रोबेबिलिटी देखिए जरा। सबसे पहले मुझे यहां बताइए, अगर मैं इसकी बात करूं भाई, यहां बताइए जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ क्या होगा, G1। G1 का मतलब क्या है, गर्ल फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, तो उसकी प्रोबेबिलिटी में निकाल दूंगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। एंड मतलब क्या आएगा, B2 एंड B3। यहां कोई दिक्कत है क्या? और को मैं क्या लिखूंगा, और को क्या लिखूंगा मैं, यूनियन। कितना, B1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन B3, और का मतलब यूनियन। कितना, B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन G3। बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या? मैंने सारे केसेस बना दिए हैं और आंसर मेरा आ गया है। ये होगा केस, ये होगा या ये होगा, तीनों तो पॉसिबल नहीं है एक साथ, कोई एक केस होगा। तो ये तीनों केसेस क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट केसेस होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 G2 B3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 B2 G3। अब आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 B2 B3, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऐसा कोई है कि गर्ल आएगी वहां से फर्स्ट से तो सेकंड से बॉयज नहीं आएगा। तो ये तीनों इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है तो G1 B2 B3 प्लस B1 G2 B3 प्लस, कुछ छूटना नहीं चाहिए, देखना लिखो, कैलकुलेशन वेरीफाई होती रहे, B1 B2 और G3। सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ G1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि गर्ल्स फ्रॉम हियर, बताइए कितनी आएगी, कितना आएगा, एक गर्ल टोटल। हाँ अब बताइए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, अब है, अभी तक तो मैंने केसेस बनाए हैं, अब उनकी प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ गर्ल फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट, एक गर्ल चूज करनी है वहां से,
एक गर्ल चूज करनी है वहां से। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने रहेंगे? 4 है, 4 में से एक। टोटल नंबर ऑफ केसेस 4 हो गए। इन फेवर ऑफ यू कितनी गर्ल्स है? 3। 3 में से कितनी सिलेक्ट करनी है आपने? ओनली 1। तो क्या बनेगा? 3C। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन गर्ल फ्रॉम, क्या था ये? ग्रुप फर्स्ट। तो ये बना मेरा 3/4। इन द सेम में मुझे और क्या चाहिए? ये क्या था अगले वाला? मुझे G2 भी चाहिएगा। G2 भी निकाल दो साथ साथ। G2 मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ गर्ल स्टूडेंट या गर्ल फ्रॉम ग्रुप सेकंड। तो ग्रुप सेकंड में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने रहेंगे भाई? ऑब्वियसली 4 है, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी 4 ही है। ठीक है, तो एक लड़की आपने सिलेक्ट करनी है तो 4C1। फेवरेबल केसेस कितने होंगे? 2। गर्ल्स कितनी है? 2। उनमें से एक चूज करना है तो 2C1। तो 2C1 यानी कि 2/4। इन द सेम वे आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ गर्ल फ्रॉम ग्रुप थर्ड। ग्रुप थर्ड की क्या पोजीशन है? 3 है इसमें, 4 ही होनी चाहिए सर। 3 लिखवाई क्या मैंने? 4 है भाई सब, मैंने चेंज करना 4 है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा ना। ठीक है, 4 है। ठीक है, अब बताइए कितना बैठेगा? 4C1 अपॉन कितनी गर्ल्स है? ओनली 1। कितने तरीके से आ सकती है? ओनली 1। 1C1 मैथमेटिकली भी देखें और लॉजिकली भी देखें। एक गर्ल है आपकी, ओनली 1 वे, तो ये कितना हुआ आपका? 1/4। अब बताइए मुझे बॉयज की बात बताइए। इन द सेम में बॉयज का लिखिए, कंप्लीट कीजिए। B1 का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन 1 बॉय फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप कितना है? 4C1। और कितने बॉयज हैं? ओनली 1, तो 1/4। इन द सेम वे B2 कितना है भाई? 4C2 और 2C2 यानी कि 2/4। और इन द सेम वे B3 कितना आएगा? 3/4। अब बताइए कोई दिक्कत है किसी को? अब बताइए, सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा सीधे। बताइए कोई कंफ्यूजन है? वैल्यू पुट कर दो, आंसर तब आएगा जब आप रखेंगे सब। फाइनली कितना है? फाइनल आंसर बताइए। चलिए आंसर देख लेना, आंसर में कोई वो नहीं है। जो भी आएगा कैलकुलेशन आपकी, जो भी आएगा देख लो। ठीक है, रख लेंगे जो भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां किसी को कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये लिखो जरा, वही जो मैंने बताई थी, इसे तो जल्दी से लिख लो और सोल्व कर दो फटाफट। A problem is given to 3 students whose chances of solving it are 1/3, 2/7 and 3/8 respectively. तो what is the probability? ये प्रॉब्लम नहीं, प्रोबेबिलिटी का एब्रीविएशन है, ठीक है नहीं? What is the probability that the problem will be solved? मैं पहले इस तरह का क्वेश्चन बता चुका हूं। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसे एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा भी, इसे थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे आगे इसी प्रॉब्लम को। तो क्या होगा? क्या करना है? क्या निकालना है? निकालना क्या है भाई? मान लेते हैं A
बी एंड सी आर 3 स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग बाय स्टूडेंट ए कितना दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 1/3। इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द स्टूडेंट बी इज 2/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 3/8। तो अब क्या करना है? मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ये चीज। 10 मिनट अभी लेते हैं, इसके क्वेश्चन के बाद ब्रेक लेंगे 10 मिनट का, ठीक है। बोलिए क्या करना है? देखो समझने की कोशिश करो, कॉपी करने की कोशिश मत करो, खाली बोलो। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल यही मैं चाह रहा हूं। एक ही कर दें। मैंने तो कहा कि मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, मुझे इससे कंसर्न नहीं है कि कौन कर रहा है। तो जब मैं यूनियन फाइंड आउट करता हूं तो मुझे यूनियन में ये तो नहीं कहते कि दोनों में हो। कोई एलिमेंट अगर 3 सेट का यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो जो यूनियन में एलिमेंट हो वो जरूरी थोड़ा तीनों में हो, यही तो मैंने कहा। बट एटलीस्ट वन ऑफ सेट में जरूर हो, चाहे तीनों में हो। वही मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट सोल्ड बाय एनी वन, एटलीस्ट एनी वन ऑफ देम। और सारे कर दे तो और अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सोल्ड बाय ए और बी और सी, यही तो मतलब हुआ कि दिस प्रॉब्लम इज सोल्ड बाय ए और बी और सी। और इसका मैथमेटिकल, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब इन्हें हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। और इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, कि ए सोल्व करे या बी सोल्व करे या सी सोल्व करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? ये बहुत क्लियर सी बात थी, अभी आप ही ने बताया थोड़ी देर पहले। क्या था डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या थी इसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, बताइए जरा क्या था? देखो इन चीजों को बार बार लिखोगे, हाँ बिल्कुल सही, प्लस माइनस माइनस, इस बार छूटा नहीं चाहिए, ठीक है। कैसे भाई बताइए, बताइए आप, डिसजॉइंट बताइए कैसे है? हाँ इंडिपेंडेंट डिसजॉइंट में फर्क हो गया ना। डिसजॉइंट का मतलब है कि अगर ए ने सोल्व किया तो बी बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, अलग अलग प्रोबेबिलिटी है ना। हाँ इंडिपेंडेंट बिल्कुल है, अगर ए सोल्व करेगा तो बी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये कितना आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाता है? उनका इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये बन जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी वैल्यूज आपके पास है। हाँ भाई, वैल्यू रखनी है अब तो, जो भी आएगा आंसर। देखो इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है जो जनरली आपको बुक्स में मिलता है, ये तो बहुत ही सिंपल वे हो गया, ये तो हम बिल्कुल छोटे बच्चों को बताते हैं ऐसे एकदम, जिन्हें प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अभी बताएंगे भाई कब कंप्लीट होगा, कल प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर देंगे, आज या कल तक हो जाएगी, आज तो नहीं हो पाएगी, कल कर देंगे। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ।
तो देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई मुश्किल है इसमें? एक तरीका क्या हो सकता है, देखो आपके माइंड में इस तरह की चीजें भी आनी चाहिए। इधर देखो मैं क्या कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि सपोज करते हैं कोई भी सोल्व नहीं कर पाता, मैं मानता हूं कि इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाता, तो इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा मैं? आप बताइए, इस चीज को मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूंगा? नॉट सोल्व बाई ए, ठीक है ना, एंड नॉट सोल्व बाई बी एंड नॉट सोल्व बाई सी, यही तो लिखूंगा। यही तो मतलब है कि तीनों में से कोई भी सोल्व नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा और इसे सही करके लिख दूं। एंड का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दिस वन यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहेगा ऐसे? ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तो कहेगा। डिमॉर्गन्स लॉ यही तो था, आप देखो चेक करो वहां से कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। ठीक है, यहां आइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मैंने अभी ये रखी एक डेफिनेशन लिखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब इसे इसकी जगह तो लिखा था मैंने यहां, कितना था ये ए, और ये क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। लिख दो आंसर आगे। ठीक है, उतनी लंबी कैलकुलेशन से बच जाओगे, आंसर तो वही आ रहा है। तो जितनी इवेंट्स हैं उन्हें अगर आप सही से यूज करें तो कोई मुश्किल नहीं है, बस सबको माइंड में एक साथ रखना है आपने। बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूले नहीं, अगर आप बहुत गौर से देखें तो अभी दो इवेंट की बात हो रही है, म्यूचुअली डिसजॉइंट और या इंडिपेंडेंट। आगे तो मैंने बताया नहीं अभी कुछ, दो इवेंट्स के बारे में डिस्कस हो रहा है। और आपके सिलेबस में बेस तरफ नहीं है, जहां थोड़ा सा मुश्किल आती है चीजें वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में तो सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बस। अभी मैं कंडीशन तो कोई ली ही नहीं, अभी मैं तो सिंपल अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पर डिस्कस कर रहा हूं। मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नाम नहीं लिया अभी, सिंपल जो इवेंट्स है उनकी बात कर रहा हूं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे इनकी तो कोई मुश्किल काम नहीं। बताइए कोई डाउट है यहां? लास्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा, फिर खत्म करते हैं अभी इसे। क्या था भाई, कहां से था? हाँ, ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 2 persons A and B थ्रो अ कॉइन अल्टरनेटिवली, एक के बाद एक, टिल वन ऑफ देम गेट्स हेड एंड विन द गेम। जिसका पहले हेड आ जाएगा वो गेम विन कर जाएगा और गेम खत्म हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो कहा गया फाइंड द, एक वर्ड लिख लेना, रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। रेस्पेक्टिव वर्ड लिखना है, रेस्पेक्टिव प्रॉब्लम ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। इफ ए स्टार्ट फर्स्ट, कोई ना कोई तो स्टार्ट करेगा। अगर ए स्टार्ट करता है तो बताइए दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बनाओ, थोड़ा केस बनाओ, एक दो देखो कैसे बनता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है देखें। एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? 1/2। भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। बट कौन विन करेगा? ए ने स्टार्ट किया, ए ने स्टार्ट किया,
भाई किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। अगर ए विन करेगा तो ऑब्वियसली बी लूज करेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस लूजिंग इज इक्वल टू 1। तो एक की निकाल देते हैं, दूसरे की अपने आप आ जाएगी। मैं एक ही स्टार्ट करता हूं। ए ने स्टार्ट किया, अगर ए ने स्टार्ट किया यहां से, तो भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? फर्स्ट ट्रायल में विन कर जाएगा, पॉसिबिलिटी है नहीं भाई, या तो फर्स्ट ट्रायल में विन करे या फिर अगर ए की जीतने की बात कर रहा हूं, बी की नहीं, बी तो भी लूज कर रहा मान लेता हूं मैं। एक किन किन कंडीशन में जीत सकता है? फर्स्ट ट्रायल में जीतेगा, या फिर उसे कौन सी ट्रायल मिलेगी? थर्ड ट्रायल मिलेगी उसे। भाई एक ट्रायल करेगा, लूज कर गया, अब बी के पास जाएगा, बी ट्रायल करेगा, वो लूज करेगा, अगर लूज करेगा तो ए के पास आएगा ना भाई, अगर वो विन कर गया तो गेम खत्म हुई। तो इसका मतलब क्या है? ए की विनिंग की कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फिफ्थ ट्रायल, सेवन ट्रायल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइटली। ये तो नहीं कह सकते हम जीतेगा, ठीक है नहीं। इन द सेम वे बी की बात ही मत करो, हम तो एक ही बात करेंगे। फर्स्ट ट्रायल की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट ट्रायल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी विनिंग की? ऑब्वियसली 1/2। थर्ड ट्रायल की क्या होगी? नहीं, गेम कहां से स्टार्ट हो चुका? फर्स्ट में हार चुका हूं, हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। एंड देखो ए लूज, थर्ड ट्रायल की बात कर रहा हूं। ए लूज, हाँ बिल्कुल सही बनाया आपने, ये इंदौर से बिल्कुल सही बनाया, गुड। ए लूज फर्स्ट ट्रायल में, सेकंड ट्रायल में ए लूज एंड बी लूज, थर्ड ट्रायल में ए लूज एंड बी लूज एंड अब ए विन कर सकता है, ठीक है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम बाय ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम बाय बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय ए। ये बनेगा ना, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा ट्राई करो जब तक, ब्रेक के बाद क्वेश्चन था ना, सॉल्व किया, साफ कर दिया, क्या था अच्छा बताइए, है ना? बनाया किसी ने, सॉल्व किया, क्या पॉसिबिलिटी आएगी? विनिंग केसेज ऑफ कैसे आएगा? अभी हेड हो जाए, उसके बाद टेल हेड, टेल टेल हेड हो जाए, थर्ड ट्रायल मिलेगा। उसके बाद टेल 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 हेड हो जाए, उसके बाद टेल, कौन सा केस मिलेगा? थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ एंड सो ऑन। तो बनाइए, प्रोबेबिलिटी बनाइए, केस आइदर हैपनिंग ऑफ दिस और दिस, सब तो एक साथ नहीं होंगे ना भैया। तो ये केस हो जाएगी कि फर्स्ट ट्रायल में ही वो सक्सेस हो जाए और थर्ड ट्रायल में सक्सेस हो जाए, और फिर उसे ट्रायल कब मिलेगा? फिफ्थ ट्रायल मिलेगा और सेवन ट्रायल एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ट्रायल और एंड सो ऑन, ये सब इवेंट्स जो हैं ये कैसे होंगी? म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स, ऑब्वियसली बात है। इफ हैपनिंग ऑफ दिस, तो ये नहीं होगा भाई, हो गया बस खत्म, आगे बात। अगर ये हुआ तो ये हैपनिंग नहीं होगा, हेड नहीं आएगा। तो सब क्या है? म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स। तो अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, सबकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ
हेड ओनली कितना आएगा 1/2 प्लस ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड हेड। यही तो मतलब हुआ कि भाई ए ने ट्रायल किया क्या आया टेल आया, एंड बी ने ट्रायल किया टेल आया, एंड ए ने ट्रायल किया हेड आया। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 1/2 1/2। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, और ये सब क्या है इंडिपेंडेंट है, सबका प्रोडक्ट हो जाएगा। इन द सेम वे हियर यहां से क्या आएगा बताइए 1/2 1/2 1/2 और कितने 1/2 और 1/2 प्लस एंड सो। इसे सोल्व कर दो। क्या कुछ दिख रहा है क्या है, एक जीपी बन रही है, उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है कितना, अगर आप देखें मैंने इसे थोड़ी देर के लिए एस मान लेता हूं, एक जीपी बन रही है तो जीपी का कॉमन रेशियो क्या है 1/, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो 1/4। इनफाइनाइट है और लेस देन 1 है तो कितना आएगा 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, सॉरी कितना 1/4 कितना हुआ बताइए 1/2/3 2/3 सॉरी। दिस इज द विनिंग चांस ऑफ ए, ठीक है, तो बी का लूजिंग चांस आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ बी कितना आएगा वो देख लो, दैट इज द विनिंग चांस ऑफ बी। सीधी सी बात, बताइए कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? सिर्फ इवेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख लो 2 इवेंट के अलावा तीसरी इवेंट कोई यूज नहीं की, म्यूचुअली डिसजॉइंट और इंडिपेंडेंट। अगर आप ठीक से देखें मैंने उसे बस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया है, ये तो आपने सोचना ही पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये मैथमेटिक्स नहीं बताएगा, ये तो आपने डिसाइड करना है कि अगर ए स्टार्ट करेगा और ए विन करे तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये तो आपने देखना। भाई फर्स्ट विन कर सकता है या फिर थर्ड में विन कर सकता है, सेकंड में विन करने का कोई चांस नहीं है, सेकंड कहां जाएगा बी पर जाएगा, या फिर एंड सो ऑन। मैंने उनकी प्रोबेबिलिटी लिखी है, सिंपल एक मैथमेटिक्स ज्योमेट्री बनी है, उसे सोल्व कर दिया। तो ये सिंपल इवेंट्स बेस्ड क्वेश्चन थे, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते। अभी थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूं इसे, अब मैं इन इवेंट्स में कुछ कंडीशन एम्प्लॉय करता हूं, कैसे दें, यहां कोई डाउट है?